न्यायपालिका को लेकर मोदी सरकार के मंत्री क्यों नाराज हैं? अरुण जेटली बार बार कह रहे हैं कि न्यायपालिका भारतीय विधायिका को धीरे धीरे ध्वस्त कर रही है। पिछले ही हफ्ते बजट सत्र के अंतिम दिनों में आम बजट पास कराने से पहले अरुण जेटली ने राज्यसभा में कहा कि कदम दर कदम, ईंट दर ईंट भारतीय विधायिका की इमारत को नष्ट किया जा रहा है। जीएसटी बिल के संदर्भ में बोलते हुए उन्होंने कहा कि सांसदों से अपील की कि वो बजट और टैक्स लगाने की शक्तियों को भी न्यायपालिका को न दें। अरुण जेटली ने कहा कि भगवान के लिए मैं आपसे विनती करता हूं कि भारतीय लोकतंत्र की खातिर यह दुर्गति मत कराइए। जिस तरह से भारतीय न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियां अपने हाथ में ले रही है, शायद वित्तीय ताकत और बजट बनाना ही आखिरी शक्ति अब बची रह जाएगी। टैक्स लगाना वो आखिरी शक्ति है जो राज्यों के पास रह गई है। ये पूरी तरह गलत होगा अगर कोई राजनीतिक दल ये कहे कि आइए टैक्स बनाने की अपनी शक्तियां न्यायपालिका को सौंप दें। कांग्रेस यही कर रही है। सोमवार को एक बार फिर अरुण जेटली ने इंडियन विमेन प्रेस कोर में यही बात दोहराई। जेटली ने न्यायपालिका पर एक्टिविज्म यानी न्यायिक सक्रियता पर नियंत्रण रखने और अपनी लक्ष्मण रेखा खुद खींचने की नसीहत दी। जेटली ने कहा कि जब कार्यपालिका किसी फैसले को लेती है तो उसे सुधारने के 3 रास्ते खुले होते हैं। पहला, लोग कार्यपालिका से फैसला बदलने को कह सकते हैं। दूसरा ये कि कोर्ट उसे गैर कानूनी बताते हुए खारिज कर सकती है। और तीसरा, लोग कार्यपालिका को चुनाव में बाहर कर सकते हैं अगर फैसला अलोकप्रिय या गलत है। इसलिए कार्यपालिका के फैसले पर जवाबदेही के 3 स्तर होते हैं। लेकिन जब कोर्ट कार्यपालिका का फैसला करने लगती है तो क्या ये रास्ते उपलब्ध होते हैं? कोर्ट के फैसले की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, फैसले की सार्वजनिक आलोचना नहीं हो सकती, किसी लोकतांत्रिक तरीके से फैसले को पलटकर फैसला लेने वाले को बाहर नहीं किया जा सकता। जेटली ने यह तो नहीं बताया कि किस केस के संदर्भ में न्यायपालिका के हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं। पिछले साल अगस्त में जब राज्यसभा से जीएसटी पास नहीं हो रहा था, तब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि यह सोचने की बात है कि एक अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया सदन किस हद तक प्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदन के प्रस्तावों को रोक सकता है। अब वक्त आ गया है कि इन महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करें और इनका हल निकालें। 2015 से लेकर 16 का बजट सत्र पार हो गया, जीएसटी पास नहीं हुआ, लेकिन लगता है वित्त मंत्री ने राज्यसभा के अधिकारों को लेकर हाल फिलहाल में तो कोई बयान नहीं दिया है। लेकिन आधार बिल को लेकर जब मनी बिल लेकर आए आधार बिल पर, तो विपक्ष ने ऐतराज जताया। मनी बिल लाने से यह हुआ कि राज्यसभा की बाध्यता समाप्त हो गई। कांग्रेस के जयराम रमेश ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है कि आधार बिल को मनी बिल बनाना संविधान सम्मत नहीं है। लेकिन न्यायपालिका को लेकर 2 केंद्रीय मंत्री इतने नाराज क्यों हैं? तो हम इस पे बात करेंगे। हमारे साथ नलसर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर फैजान मुस्तफा साहब हैं। फैजान साहब, आपका स्वागत है। हम ये जानना चाहते हैं कि पहले तो जो वित्त मंत्री ने कहा कि न्यायपालिका के फैसले की सार्वजनिक समीक्षा नहीं हो सकती है, आलोचना नहीं हो सकती है, और न्यायपालिका के फैसले की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, ये बात कितनी सही है सर? रवीश, ये बात पूरी तरह सही नहीं है। जो इंग्लैंड के बहुत बड़े एक लेजेंडरी जज हुए हैं लॉर्ड डेनिंग, उन्होंने कहा था देयर इज अ कोर्ट सुपीरियर टू हाउस ऑफ लॉर्ड्स। उस जमाने में हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है वो इंग्लैंड की सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता था। अब तो 2009 में उन्होंने एक सर्वोच्च न्यायालय अलग से बना लिया है। तो उन्होंने कहा था देयर इज अ कोर्ट सुपीरियर टू हाउस ऑफ लॉर्ड्स कॉल्ड लॉ क्वार्टरली रिव्यू। ये एक जर्नल है लॉ का, जिसमें जो जूरिस्ट हैं और लॉ के स्टूडेंट्स हैं वो जजमेंट्स की आलोचना करते हैं। हिंदुस्तान में भी आप देखते हैं कि जजमेंट्स की बहुत आलोचना होती है। आज ही आप राजीव धवन का आर्टिकल नीट पे अगर पढ़ेंगे वायर में, तो उन्होंने बहुत आलोचना की है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। तो ये बात सही नहीं है। दूसरी चीज ये कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अक्सर रिव्यू होता है, जैसे नीट के फैसले पे रिव्यू हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट के फैसले अगर सिंगल जज के हैं तो डिविजनल बेंच के पास जाते हैं, फुल बेंच के पास जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। वित्त मंत्री ये बात कह रहे हैं फैजान साहब की समीक्षा नहीं हो सकती है, और वो कानून के जानकार हैं। नहीं, वो कानून के जानकार हैं, इसीलिए जरा मुझे इस बात का दुख है कि उनको ऑफ द कफ इतना जनरल स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था 2-3 दिन पहले
कि साहब ब्रिक बाय ब्रिक जो है विधायिका को सुप्रीम कोर्ट ध्वस्त कर रहा है। आज का उनका स्टेटमेंट मैं समझता हूं ठीक है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि साहब एक सेल्फ रेस्ट्रेंट होनी चाहिए। दरअसल ये सारी बात भी वहीं इंटॉलरेंस से आती है कि अगर राज्यसभा लोकसभा से एग्री नहीं करता तो राज्यसभा ठीक नहीं है, अगर न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका या विधायिका के फैसलों को पलट दे तो न्यायपालिका ये गलत कर रही है। मैं जरा एक बात ये बताना चाहूंगा रवीश कि ये कोई जेटली या बीजेपी सरकार का स्टैंड नहीं है, ये हमेशा से सारी सरकारों का रहा है। अब अगर आप पंडित नेहरू की बात करें तो 10 सितंबर 1949 को संविधान सभा में उन्होंने ये कहा था कि कोई सुप्रीम कोर्ट और कोई न्यायपालिका जो है वो जजमेंट पे नहीं बैठेगी पार्लियामेंट द्वारा किए गए फैसलों पर, और अगर हमसे थोड़ी बहुत इधर उधर गलती हो गई तो ये पॉइंट आउट कर दें। लेकिन जहां तक समाज के भविष्य का सवाल है तो अल्टीमेट फैसला जो है वो करेगी संसद, और अगर ऐसा नहीं होता तो पूरा संविधान संसद का बनाया हुआ है। और अगर जजेस इसके रास्ते में आते हैं तो जजेस का अपॉइंटमेंट जो है वो कार्यपालिका करती है, और तो कार्यपालिका ऐसे जजेस को अपॉइंट सही कहते हुए नजर आ रहे हैं फैजान साहब। इस तर्क से जो नेहरू ने उद्धृत किया है नेहरू के बयान को, उससे तो फिर जेटली सही नजर मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हर कार्यपालिका, हर सरकार इस बात को पसंद नहीं करती कि न्यायपालिका इंडिपेंडेंटली कोई फैसले करे। तो यही इंदिरा जी भी करती थी। कुमार मंगलम ने कहा था संसद में 12 मई 1973 को कि हम चीफ जस्टिस अपॉइंट करते वक्त उसका आउटलुक टू लाइफ और उसका एटीट्यूड और उसकी पॉलिटिक्स देखेंगे, और ये देखेंगे कि सरकार से उसका कैसा रिश्ता होगा। तो जब ये नई सरकार आई, ये कांग्रेस से किसी भी तरह भिन्न नहीं थी। इन्होंने गोपाल सुब्रमण्यम को जज नहीं बनने दिया। फिर जब इन्होंने जजेस के अपॉइंटमेंट का लॉ बनाया और संविधान में संशोधन किया और सर्वोच्च न्यायालय ने 16 अक्टूबर 2015 को उसको अवैध करार दिया, ये फ्रस्ट्रेशन वहां से आ रहा है कि जजेस के अपॉइंटमेंट में हमको जो रोल चाहिए वो नहीं मिल रहा है। अभी भी जो इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बताया उसमें यह कहा कि नेशनल इंटरेस्ट पे हम कोलिजियम द्वारा रिकमेंडेड नाम को वापस कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी वापस कर दिया। तो ये सारा फ्रस्ट्रेशन जो है वो इस बात से ज्यादा आ रहा है कि जजेस के अपॉइंटमेंट में कार्यपालिका की कोई अहम रोल नहीं अदा कर पा रही है। पर जो नितिन गडकरी ने कहा है कि अगर हमारे फैसले से ऐसी आपत्ति है तो आप इस्तीफा देके चुनाव ही लड़ लें, तो क्या आपको नहीं लगता कि केंद्रीय मंत्री न्यायपालिका को सीधे सीधे चुनौती दे रहा है और संतुलन की बात ना करते हुए अपनी हैसियत को ज्यादा बड़ा कर रहा है? नहीं, बिल्कुल ये स्टेटमेंट गलत है। दरअसल क्या है कि संविधान ने अनुच्छेद 13 में यह कहा कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का ये जिम्मेदारी है कि वो देखें कि कोई कानून या कोई फैसला सरकार ऐसा ना करे जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। फिर अनुच्छेद 32 में साफ तौर से ये अधिकार दिया गया कि अगर कोई भी अधिकारों का हनन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और यह कहा गया कि दिस राइट इज गारंटीड। ये किसी और मौलिक अधिकार के बारे में नहीं कहा गया। न्यायालय अपने आप कोई फैसला नहीं देता है, जब लोग न्यायालय जाते हैं तब न्यायालय फैसला देता है। तो ऐसे जब सरकार या तो पूरा अच्छा काम ना करे, या पॉलिसी पैरालिसिस हो, या असंवैधानिक कानून बनाएं, या संवैधानिक पॉलिसीज बनाएं, जैसे अभी ड्राउट का मामला हुआ कि 10 साल से आपने उसके लिए कोई प्लान नहीं बनाया, देश का 25% लोग जो हैं वो ड्राउट की वजह से मर रहे हैं। तो जब ये जीवन के अधिकार का मामला है तो सर्वोच्च न्यायालय को इसमें बोलना पड़ेगा। अब शिवसेना के एक नेता ने कह दिया जुडिशियल टेररिज्म हो रहा है। मैं ये समझता हूं कि ये चीज जो है, ये जो एक बैलेंस कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर्स और सेपरेशन ऑफ फंक्शंस का किया गया है, उस बैलेंस को वायलेट किया जा रहा है। जहां तक जेटली जी की बात है उसमें एक चीज मैं मान सकता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय को यह नहीं समझना चाहिए कि वो सर्वोच्च हैं। जो उनका अपना नाम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो इस सुप्रीम को बहुत ज्यादा सीरियसली ना लें, क्योंकि इस देश में संविधान सुप्रीम है, न कि सर्वोच्च न्यायालय। पर एक बात है कि इतनी नाराजगी के बाद जीएसटी को छोड़ दें तो उन्होंने अपना संदर्भ कभी ठीक से नहीं बताया कि वो किस आधार पे कह रहे हैं कि जुडिशरी ने ब्रिक बाय ब्रिक, ईंट दर ईंट, मतलब इससे कार्यपालिका की शक्ति को बर्बाद करने का काम किया है। ये एक सीरियस कमेंट है एक मिनिस्टर के लिहाज से।
नहीं, बहुत सीरियस है और गलत है। दरअसल ज्यादातर केसेस में जो जजेस होते हैं वो पहले सरकारी वकील रहे होते हैं, एडवोकेट जनरल रहे होते हैं हाई कोर्ट्स में। तो सरकार के जो वकील पहले होते हैं वो बाद में जज बन जाते हैं, और ज्यादातर केसेस में सरकार जीतती है केस। अभी देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट में जो ये काउ प्रोटेक्शन वाला लॉ था उसको अपहोल्ड किया गया। आप देखिए टाडा, पोटा, ये सारे लॉ अपहोल्ड किए गए। यानी इमरजेंसी में एडीएम जबलपुर केस में जहां 9 हाई कोर्ट्स ने ये कहा था कि इमरजेंसी के दौरान भी जीवन का अधिकार जो है वो सस्पेंड नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं, सस्पेंड हो सकता है। तो कई ऐसे केस बहुत कम होते हैं जिसमें सर्वोच्च न्यायालय जो है वो कार्यपालिका या सरकार के विरुद्ध जाता है। अब अगर 1 मिनट मुझे दें रवीश, तो मैं बताऊं कि 1950 से 1967 तक न्यायपालिका ने पूरा अपना विश्वास कार्यपालिका और संसद में जताया। लेकिन जब इस विश्वास के साथ जब ये विश्वासघात हुआ, संविधान को सर्वोच्चता नहीं दी गई, तो गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त स्टैंड लिया कि आप संविधान को संशोधित नहीं कर सकते। फिर 1973 में एक थोड़ा सा बैलेंस कर दिया कि आप संशोधित कर सकते हैं लेकिन उसके मूलभूत ढांचे को आप समाप्त ना करें। लेकिन इमरजेंसी के बाद सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं यह लगा कि उनके बहुत से इमरजेंसी के फैसले जो सरकार के बारे में थे उससे उनकी लिजिटिमेसी को एक क्वेश्चन मार्क लग गया। इसलिए ये सारा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वगैरह हुआ, जिससे सर्वोच्च न्यायालय ने दोबारा से अपनी साख वापस पाने की कोशिश की। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फैजान साहब। एक ये हो सकता है कि उत्तराखंड मामले में जिस तरह से फैसला आया है, हाई कोर्ट ने जो ऐतिहासिक फैसला दिया और उसे जो मान्यता दी सुप्रीम कोर्ट ने, वो अपने आप में एक लेजेंड का काम करेगा। उससे शायद एक नाराजगी हो कि वो फैसला टिक नहीं सका, राष्ट्रपति के दस्तखत का फैसला था। बहुत बहुत शुक्रिया। उसमें भी जी 1-2 लाइन में उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने जरा सा क्वैश करने के बजाय मौका दे दिया कि आप खुद ही रिवोक कर दीजिए। मेरे ख्याल से उत्तराखंड में सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही दिया है सरकार का। बिल्कुल। और अभी अरुणाचल प्रदेश में फैसला नहीं आया है, तो सार्वजनिक समीक्षा हो सकती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। हम मोटिवेशन नहीं लगा सकते, इंटेंशन नहीं लगा सकते कि कुछ गलत ले दे के कुछ फैसला हुआ होगा। ये अंतर आपको रखना पड़ता है, पर आप सार्वजनिक समीक्षा आलोचना कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।